गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 7 उपसर्ग के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, है ना? नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक? उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। संक्षेप में आप यह कह सकते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। संक्षेप में जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वह उपसर्ग कहलाता है। ठीक? अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, उपसर्ग के भेद कहिए या प्रकार कहिए। उपसर्ग के भेद, ठीक है, 4 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तत्सम। नंबर 1 हो गया आपका तत्सम, यानी संस्कृत के उपसर्ग। ठीक? तत्सम शब्द तो संस्कृत से आया ना, तत्सम उपसर्ग। नंबर 2 हो गया तद्भव। तद्भव यानी हिंदी उपसर्ग। नंबर 3 हो गया आगत, यानी विदेशी उपसर्ग। ठीक? फिर नंबर 4 हो गया आपका संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ये हो गए उपसर्ग के भेद या प्रकार। ठीक है? और अब इसको जानने के लिए कि तत्सम उपसर्ग क्या है, तद्भव क्या है, आगत क्या है और संस्कृत क्या है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि तत्सम उपसर्ग क्या है। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के जो शब्द ठीक उसी प्रकार बिना फेरबदल किए, बिना परिवर्तन किए उसका प्रयोग हम कर लेते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। पता है? तद्भव क्या है? संस्कृत से आए हुए वे शब्द जिनका रूप हिंदी में थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, फिर हम उनका प्रयोग करते हैं, और क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। आगत क्या है? आगत यानी आया हुआ। ठीक? जो किसी विदेशियों के संपर्क में आने पर
उनके भाषा हाव भाव को जो है हम अपना लेते हैं, उससे ग्रहण कर लेते हैं, वह कहलाते हैं आगत उपसर्ग। इसमें अरबी फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, है ना, और अन्य भाषाएं हैं बहुत ढेर सारी। इसके बाद आप क्या जाते हैं संस्कृत के अव्यय। अव्यय तो आप जानते ही हैं संस्कृत के, जैसे अ हो गया, सत हो गया, य हो गया, तो ये हो गए संस्कृत के उपसर्ग। अब हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं तत्सम संस्कृत के उपसर्ग। ध्यान से इसको आप सुनिए। ये सबसे पहले तत्सम यानी संस्कृत के उपसर्ग क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। आप जैसे मान लिया अति, ये तत्सम शब्द है, ठीक। अति का अर्थ हो जाता है बहुत अधिक, ठीक। अर्थ भी जानना आवश्यक है। अगर आपको अर्थ पता नहीं रहेगा तो आप किसी भी तरीके से उपसर्ग का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो अति हो गया, अति का अर्थ हुआ बहुत अधिक। अब अति उपसर्ग लगाकर आपको जो है बनाना है, जैसे अति शीघ्र, अति शीघ्र, है ना। शीघ्र माने जल्दी तो होता ही है, अति माने बहुत, बहुत जल्दी करिए, ठीक है। अति सुंदर, अति सुंदर, ये हो गया आपका अति उपसर्ग, ठीक। इसी प्रकार आपके आ गए अधि, ठीक है। अधि, अधि क्या है, जैसे मान लिया अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है, ऊपर होगा या श्रेष्ठ होगा। तो जैसे अधिपति, है ना, अधिपति हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आपका हो गया अधिशुल्क या अधिकार, कुछ भी कर ले, ये अधि उपसर्ग लगाकर इसका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार आपका आ गया जैसे आ माने हो जाता है तक, समेत, कुछ भी कह लें, या पूर्ण, ठीक है। फिर उसके अंतर्गत आपने बना दिया जैसे आगमन, आक्रमण, इसी प्रकार बहुत से हैं इसमें शब्द। हमने तो आपको बस जरा से ये बताया है, ठीक है। जैसे हो गया दुर हो गया, उप हो गया, निर हो गया, नी है, वी है, तो ये सब तत्सम शब्द के उपसर्ग हैं। अब दूसरा आ जाता है आपका तद्भव। दूसरा क्या आ गया, तद्भव, है ना, तद्भव उपसर्ग। अब दूसरा आपका आ गया तद्भव यानी हिंदी के उपसर्ग, थोड़े से रूप परिवर्तित हुए और वह तद्भव शब्द कहलाने लगा। अब तद्भव उपसर्ग के अंतर्गत जैसे मान लिया माने अभाव, उपसर्ग जाता, अभाव माने निषेध, है ना, ठीक। अभाव और निषेध ये आपने कर लिया, अभाव और निषेध। तो जैसे मान लिया, अब इसका बना दिया अलग, ठीक, अपड़, ये हो गया आपका। फिर मान लिया आ गया अध, अध का अर्थ है आधा, है ना, कर देंगे हम अधपका, ठीक, अधपका हो गया, और अधखिला हो गया, अधखिला। देखिए उपसर्ग लगाने पर तुरंत जो है हमारे खिला यानी पूरा खिला हुआ, अर्ध लगा दिया हमने आधा यानी आधा खिला हुआ। पका, पक गया है, अर्ध लगा दिया, आगे आधा पका हुआ है, ठीक। जैसे सू, सू अच्छा के लिए प्रयोग किया जाता है ना, तो सुयश हो गया, है ना, सुपुत्र हो गया। इस तरीके से ये हो गए आपके तद्भव। तो इसके अंतर्गत मान लिया बिन हो गया, है ना, दू हो गया, भर हो गया और चौ हो गया। फिर तीसरा आ जाता है आगत उपसर्ग। अब देखिए आगत उपसर्ग के अंतर्गत जैसे अब तीसरा आगत उपसर्ग आ गया। अब आगत उपसर्ग यानी विदेशी उपसर्ग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको अरबी फारसी, क्योंकि अलग अलग भाषाओं से आया ना, सिर्फ जो है
विदेश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लंदन से आया और अमेरिका से। अरबी फारसी ये सब जो बाहर के देश हैं वो विदेश कहलाते हैं। तो जैसे मान लिया कि बा हो गया, है ना, बा माने शहीद, ठीक। अब क्या करेंगे, बाइज्जत, है ना, ठीक। फिर उसके बाद जो है बाकायदा, बाकायदा ये हो गया। इसी प्रकार इसके अंतर्गत आ गए आपके अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक, अंग्रेजी के, है ना, अंग्रेजी उपसर्ग हो जाएंगे। अरबी फारसी हो गया। अब देखिए अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का आपका आ गया, जैसे मान लिया सब, सब माने अधीन यानी छोटे लोग, है ना। तो इसमें आपने कर दिया जो है सब इंस्पेक्टर, ठीक, ये देखिए सब इंस्पेक्टर, ठीक है। और आपका हो गया जो है सब जज, यानी जो असिस्टेंट हैं, जो नीचे के हैं। ये इस प्रकार आपके आगत उपसर्ग, ये सिर्फ समझने के लिए हमने बोर्ड पे आपको बताया है अरबी फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। ये हो गए आपके उपसर्ग, आगत उपसर्ग के अंतर्गत। अब तीसरा आपका, चौथा आपका आ जाता है संस्कृत के अव्यय। चौथा क्या आ गया, संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय ये हो गया। संस्कृत के अव्यय के अंतर्गत जैसे अ, अभी हमने आपको उसमें बताया था, अभाव हो गया, ठीक है। तो मान लिया जैसे इसमें अकाल कर दिया, है ना, फिर उसके बाद अधर्म कर दिया, अहिंसा कर दिया, अनेकों शब्द बन जाएंगे, ठीक। ये आप पर निर्भर करता है आप कितने शब्द बना सकते हैं, सिर्फ उपसर्ग हमने आपको बता दिया। जैसे मान लिया सत्य, ठीक, सत्य माने अच्छा या सच्चा, ठीक। तो इसमें आप सतगुरु, है ना, सतगुरु कर दिया, ठीक। फिर सज्जन, सत्कार, ये हो गया। तो इस तरीके से जो है ये संस्कृत के अव्यय आपके हो गए। तो अभी हमने आपको उपसर्ग के बारे में बताया। अब हम आपको पाठ 8 प्रत्यय के बारे में बताने, पाठ 9 पाठ 8 प्रत्यय के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये अभी हमने आपको पाठ 7 उपसर्ग बताया। अब हम आपको पाठ 8 प्रत्यय, प्रत्यय के विषय में पढ़ाएंगे। अब देखिए उपसर्ग में हमने आपको बताया था कि जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग। ये बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान देने योग्य चीज है। जरा सी जो है जरा सा अंतर है, जरा सा फर्क है। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया उपसर्ग और प्रत्यय, तो आप निश्चित ही हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। उसके लिए सिर्फ एक चीज पर विशेष बल देना आवश्यक है, विशेष जोर देना आवश्यक है। क्या? वो हम आपको प्रत्यय की परिभाषा से पहले ही आपको समझा दे रहे हैं। उपसर्ग हमने आपको बताया था कि ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। उपसर्ग जो है, जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर अर्थ को बदल दे वह उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय में क्या है? जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर, इसमें पहले लगकर अर्थ को बदल दिया जाता है और प्रत्यय में अंत में लगकर अर्थ को बदल देते हैं। मेन अंतर, मुख्य अंतर ये है और इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा, तभी तो आप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को अच्छी तरीके से परिभाषित कर पाएंगे। ठीक, तो बच्चों प्रत्यय क्या है? ऐसे शब्दांश, ठीक, जो शब्द के अंत में, है ना, जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके
अर्थ को बदल देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, इसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक, बहुत जरूरी है इस चीज को ध्यान में रखना। अंत शब्द, प्रत्यय के अंतर्गत अंत। अब प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के दो भेद हैं। एक हो गया आपका कृत प्रत्यय और दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद है ना, दो हैं। कौन कौन से? नंबर एक कृत, कृत माने स्वयं करना, और नंबर दो हो गया आपका तद्धित। ठीक है, अब देखिए कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। जो प्रत्यय, कृत माने करना है ना, जो शब्द, जो प्रत्यय क्रिया के, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के साथ जुड़कर, धातु रूप के साथ जुड़कर है ना नए शब्द बनाते हैं, नए शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। ये हो गया बस। क्रिया के धातु रूप के साथ है ना। अब मान लिया जैसे कि धातु रूप जानते हैं ना आप, जैसे गम है ना, धातु हो गया, इसका रूप क्या हो गया? गच्छ, गच्छति गच्छता गच्छति। ठीक, पठ, पठति पठता पठन्ति, पठ धातु रूप हो गया। खा, खा धातु रूप हो गया, खादति खादता खादन्ति। तो इस तरीके से जो है, जो उसका धातु रूप है उसमें जुड़कर जो उसके नए शब्द बनाते हैं, उसमें परिवर्तन कर देते हैं, वह कहलाते हैं कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार, 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। अब देखिए कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत क्या होता है? इन प्रत्ययों में जो शब्द का निर्माण होता है वह कर्ता का बोध कराता है ना, कर्ता का बोध कराता है, यानी कि कौन कार्य कर रहा है, कर्ता का बोध होता है इसके अंतर्गत। जो कार्य कर रहा है उसका बोध होता है। जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो कर्ता का बोध ये हुआ ना, कर्ता यानी जो कार्य करने वाला है उसका बोध जो कराए, उसका ज्ञान जो कराए, वह कहलाता है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। फिर उसके बाद दूसरा आपका आ जाता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ठीक, कर्मवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत इन प्रत्ययों से बने शब्दों से कर्म का बोध होता है, यानी कर्ता कौन सा कर्म कर रहा है ना, कर्म का बोध होता है। ठीक, कर्ता क्या कर्म कर रहा है उसका बोध होता है, वह कहलाता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। इसके अंदर ना, जैसे ना हो गया, अब ना प्रत्यय आपको जोड़ना है। खा जो है धातु हो गया और खाना। ठीक, खाना कौन खा रहा है? खाना खाने का कर्म किया जा रहा है,
है ना। तो कर्ता द्वारा जो कर्म किया जा रहा है इसमें कर्म का बोध कराया गया है, ठीक है। वो हो गया जो है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। खाना हो गया, गाना हो गया, चटनी हो गया, सूंघनी हो गया, तो इस तरीके से। फिर तीसरा आपका आ जाता है कारणवाचक कृत प्रत्यय। ये सब जो कर्ता, कर्म, करण ये कारक के हैं, ठीक। बस थोड़े से ध्यान देने योग्य बातें हैं, व्याकरण में सब एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। अब इसमें आ गया कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्ता कारक है। कर्मवाचक कृत प्रत्यय कर्म कारक है। करणवाचक कृत प्रत्यय करण कारक है। कारक का अगर आपको ज्ञान है तो सब कुछ आसान। फिर तीसरा आपका हो जाता है करणवाचक। करणवाचक, आप करणवाचक के अंतर्गत इन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के साधन का बोध होता है ना। जिस साधन के द्वारा कार्य किया गया है उसका ज्ञान होता है। जैसे चाकू से फल काटा गया है तो किस साधन से फल काटा गया, चाकू से, है ना। अब मान लिया ना झाड़न, ठीक, बेलन से रोटी बेली गई। अब साधन जिसमें बताए वह करणवाचक हो गया। फिर चौथा आपका आ जाता है भाववाचक। क्या आ गया, भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक इन प्रत्ययों बने शब्दों से क्रिया के भाव का बोध होता है, यानी कि जो भाव है उसका ज्ञान होता है ना। भाव का बोध हो, जैसे जलन शब्द, जलने के भाव का बोध हो जाता है। मिलन, प्रेम परस्पर का हो जाता है। उड़ने का बोध हो जाता है। तो यह हो गया आपका भाववाचक कृत प्रत्यय, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका, अच्छे से 5 प्रकार में बताए थे, पांचवा है क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। क्रिया द्योतक यानी जो क्रिया को दर्शाता है, क्रिया द्योतक, है ना। इन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रियाओं के समान या भूत वर्तमान काल के समान, भूत और वर्तमान काल के वाचक विशेषण अव्यय बनते हैं। भूतकाल या वर्तमान काल, हाँ, विशेषण अव्यय बनते हैं। ये हो गया आपका क्रिया द्योतक, है ना। जैसे आ हो गया तो लिखा, फिर जैसे पढ़ा, मिला, हंसा, लिखा, ये हो गया, ठीक है। फिर अब आता है दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है हम उसको बताते हैं आपको। बस हमने 2 बताया था कि अंतिम है तद्धित प्रत्यय। अब देखिए तद्धित प्रत्यय क्या है। अभी हमने आपको कृत प्रत्यय बताया, उसके 5 भेद बताए, ठीक है। अब तद्धित प्रत्यय के 8 भेद हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, है ना। अकेले नहीं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय जो है वह 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, या 8 प्रकार के होते हैं, या 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं हम आपको नाम बता दे रहे हैं। सबसे पहले कर्तृवाचक, ये भी कर्तृवाचक, ठीक। फिर दूसरा आपका आ जाता है कर्तृवाचक, यानी कि
और दूसरा कर्तृवाचक है निकर्ता का जो बोध कराता है। दूसरा हो जाता है गुणवाचक जो गुणों का ज्ञान कराता है। ठीक। तीसरा हो जाता है संबंधवाचक, ये सब तद्धित प्रत्यय के बोध हैं प्रकार। चौथा आपका हो गया जो है स्त्रीवाचक, स्त्रीवाचक। ठीक। पांचवा हो गया कौन सा, लघुतावाचक। सब नाम से ही आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, अभी हम आपको सब बताते हैं। लघुतावाचक। छठा हो जाएगा आपका भाववाचक। ठीक। फिर सातवां हो गया सादृश्यवाचक, सादृश्यवाचक। ठीक। फिर अब आठवां नंबर आपका आ गया गणनावाचक, गणनावाचक। ठीक। अब ये देखिए, पहला है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक के अंतर्गत ये प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर कर्ता का बोध कराते हैं। किससे जुड़कर, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जुड़कर कर्ता का बोध कराते हैं। कौन कर रहा है। ठीक। गुणवाचक, इनके जुड़ने से मूल शब्द विशेषणों में बदलकर गुणों का बोध कराते हैं। जब ये गुणवाचक नाम से ही स्पष्ट है कि ये किसका ज्ञान कराएंगे, गुण का ज्ञान कराएंगे, है ना। जैसे कि वी प्रत्यय, अब वी प्रत्यय तपस्वी, उसके गुणों का ज्ञान कराया कि वह तपस्या करने वाला है, तपस्वी है। समझ में आ गया। फिर संबंधवाचक, संबंध को दर्शाने वाला। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। संबंधवाचक यानी कि संबंधों को दिखाने वाला, है ना। जैसे ये मूल शब्दों के साथ जुड़कर संबंध का बोध कराते हैं। जैसे ई जानकी माता सीता, पार्वती, है ना, मारुति हनुमान जी मारुति नंदन। तो इस प्रकार ये हो गया आपका संबंधवाचक। फिर आ जाता है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक, तो स्त्रीवाचक इन प्रत्ययों के जुड़ने से पुल्लिंग शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्दों में बदल जाता है। ठीक। जो पुल्लिंग शब्द रहेंगे वह स्त्रीलिंग में बदल जाएंगे। जैसे आ लगा दिया, आ प्रत्यय, शिष्य शिष्या, पुल्लिंग शिष्य और स्त्रीलिंग हो गया शिष्य। फिर उसके बाद आपका आ जाता है लघुतावाचक। इन प्रत्ययों से बने शब्द छोटी एवं स्त्रीलिंग वस्तु का बोध कराते हैं। छोटी और स्त्रीलिंग वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे नाला, ई लगा दिया, नाली, है ना। नाली छोटी होती है, तो छोटी चीजों का, रस्सी, टोकरी, है ना, घंटी, फिर पहाड़ी, तो छोटी चीजों का जो बोध कराए। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ये प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर भाव का बोध कराते हैं। जैसे ई लगा दिया, बीमारी, चालाकी, गरीबी, उसके भाव को दर्शा रहे हैं। ठीक है। फिर आपका आ जाता है जैसे पन, तो पागलपन, ठीक है, अपनापन, सीधापन, तो इस तरीके से भाव का बोध कराया। फिर आपका आ गया सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक ये प्रत्यय समता का बोध कराते हैं, बराबरी का बोध कराते हैं, है ना। जैसे मान लिया हरा, सुनहरा, रुपहरा, छोटा सा, मोटा सा, लंबा सा, दुबला सा, तो ये हो गया आपका सा प्रत्यय। अब अंतिम आपका आता है गणनावाचक। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय इन प्रत्ययों के जुड़ने पर शब्द क्रम का बोध कराते हैं। कैसे, जैसे पांचवा, चौथा, है ना, सातवां, आठवां, 12वां, है ना, तिगुना, चौगुना, तो इस तरीके से हो गया आपका गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। फिर आपका आ जाता है उपसर्ग तथा प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। उपसर्ग और प्रत्यय का, उपसर्ग व प्रत्यय का
प्रत्यय का एक साथ उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। क्या है उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग? देखिए, कुछ शब्दों में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। जैसे अभी, अब मान लिया अभी, ठीक है, अभी आ गया। और अब मूल शब्द हो गया इसका मान, ठीक, प्रत्यय हो गया ई, क्या बन गया? अभिमानी। अब देखिए, अभी शब्द वह उपसर्ग है और मानी ये प्रत्यय। फिर सा फल है ना, फिर ता, ता माने सफलता, ठीक। तो इस तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ होने लगता है। जैसे धर्म, ठीक, ई, अधर्मी, एक साथ प्रयोग हो रहा है उपसर्ग और प्रत्यय का। तो इसी प्रकार जो है वह कहलाते हैं, जैसे मान लिया अपमान है ना, प्लस इत यानी अपमानित, ठीक। परिधन पूर्ण, धनता यानी परिपूर्णता। तो ये हो गया उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ जो बोध कराते हैं, वह उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग होता है, ठीक। ये हो गए आपके उपसर्ग और प्रत्यय। तो बच्चों, आज हमने आपको दो पाठ, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय के बारे में बताया, और जिसमें मुख्य चीजें जानने योग्य है वह यह है कि उपसर्ग शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, ठीक, और प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अर्थ में परिवर्तन दोनों के आता है, तभी तो जो मूल शब्द होते हैं वह परिवर्तित होते हैं, ठीक है। उपसर्ग में पहले प्रारंभ में जुड़ जाते हैं और प्रत्यय में अंत में जुड़ जाते हैं। उपसर्ग के 4 भेद हमने बताए और प्रत्यय के आपको 2, कृत और तद्धित। फिर कृत प्रत्यय के 5 भेद बताए और तद्धित प्रत्यय के 8 भेद हमने आपको बताए। तो बच्चों, आज यह दोनों पाठ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा।